बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है यह वैदिक काल का भाग तीसरा वीडियो लेक्चर है। अभी तक आपने ये दो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाइए और मेरे प्लेलिस्ट से जा करके आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में निबंध संबंधी ही पूरी डिटेल अवेलेबल कराई गई है, जिसमें भारत चीन संबंध पे निबंध अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्यों का सही क्रम कौन सा है? पहला वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। दूसरा वैदिक साहित्य, उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण। वैदिक साहित्य, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। वैदिक साहित्य, वेदांग, अरण्यक और स्मृति। तो इसका आंसर है आंसर ए। वैदिक साहित्य का अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा है? वैदिक साहित्य है, उसके बाद ब्राह्मण आता है, उसके बाद अरण्यक आता है, उसके बाद उपनिषद आता है। तो इसका आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पहला अस्किनी, दूसरा पुरुषणी, तीसरा कुंभाकुंभी और विपाशा सुत्रुधि। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड। ऋग्वेद में जो है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के जो संबंध का सूचक है वह कुंभाकुंभ है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? अंग और मगध, दूसरा कौशल और विदेह, तीसरा कुरु और पांचाल, चौथा मत्स्य और शूरसेन। तो इसका आंसर है आंसर ए, अंग और मगध। जो अंग और मगध है उसको उत्तर वैदिक काल में या अथर्ववेद में क्या समझा जाता था? क्या समझा? दूरस्थ क्षेत्र समझा जाता था। और ये जो राज्य थे वो आर्यों से कोई भी संबंध नहीं रखते थे और इनकी जो भाषा होती थी वो क्या होती थी? प्राकृतिक होती थी। आर्यों को इनके प्रति जो व्यवहार था ना वो बिल्कुल भी बिल्कुल से तिरस्कार पूर्व था। तो इसका आंसर है आंसर ए, अंग और मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, दूसरा प्रजातंत्र और तीसरा गणतंत्र, चौथा वंश परंपरागत और राजतंत्र। तो देखा जाए इसका आंसर है आंसर डी, वंश परंपरागत और राजतंत्र। जो वैदिक काल थी उस समय में क्या होता था? वंश परंपरागत और राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। कहीं कहीं जनता द्वारा चुनने का उदाहरण भी मिलता है, लेकिन अधिकतर इसका वंश परंपरागत और राजतंत्र प्रणाली का ही उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? पहला भगवत गीता, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा मनुस्मृति। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। और इसकी रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? पहला कालिया, दूसरा वासुकी, तीसरा पुष्कर और चौथा शेषनाग। तो इसका आंसर है आंसर बी, वासुकी। जो वासुकी था हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है वो क्या है? समुद्र मंथन हेतु वासुकी नामक सर्प का क्या किया गया था? रस्सी के रूप में उपयोग किया था। तो इसका आंसर है आंसर बी, वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध किससे है? पहला ऋग्वेद से, दूसरा यजुर्वेद से, तीसरा सामवेद से, चौथा अथर्ववेद से। तो इसका आंसर है आंसर ए, ऋग्वेद से। जो ऋग्वेद है उसको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, ऋग्वेद। और वहीं देखा जाए तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधेर्यु बोला जाता है। सामवेद के पढ़ने वाले को क्या? उद्गाता बोला जाता है। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? ब्रह्म बोला जाता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत का पाठ करने वाला अध्यापक कहलाता है? पहला आचार्य, दूसरा अधेर्यु, तीसरा उपाध्याय, चौथा पुरोहित। तो इसका आंसर है आंसर
आंसर सी उपाध्याय। जो जीविकोपार्जन हेतु जो वेद पढ़ने वाला जो भी होता है वो क्या करता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको उपाध्याय बोला जाता है। और आचार्य जो होते हैं वो गुरुकुल की स्थापना करता है तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है ऋग्वेद सभी वेदों से महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों को लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन है। दूसरा, आरंभ से ही ऋग्वेद को वेदों की सूची में रखा जाता रहा है। इसका पहला कथन है कि ऋग्वेद को सभी वेदों से महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इसमें निम्न वर्गों के लोगों को लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन किया जाता है, क्यों बहुत ही गलत है, यह इसका सही आंसर नहीं है। क्योंकि जो भी लोगों का इसमें वर्णन है अथर्ववेद में जो है वो अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। निम्न वर्गों के लोगों के प्रति मान्यताओं और लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन जो है वो किसमें वर्णन किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। और दूसरा, आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा जाता है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आरंभ से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर है आंसर डी, ना तो ए ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला, पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार का विकास हुआ जबकि उत्तर वैदिक काल में एकांकिक परिवारों का अधिक विकास हुआ। दूसरा, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विवाह प्राय अपने ही वर्ग में होते थे। तीसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में होने वाले वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्राओं एवं सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो जानते हैं, देखते हैं क्या है, जो पूर्व वैदिक काल में जो विवाह होते थे वो क्या होते थे, प्राय अपने ही वर्ग में होते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अंतर जातीय विवाह भी हो जाते थे। और उत्तर वैदिक काल में अंतर जातीय विवाहों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो इसका आंसर है आंसर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो वह विधवा को पुनर्विवाहित की अनुमति नहीं है। पहला, जातक। दूसरा, मनुस्मृति। तीसरा, याज्ञवल्क्य। चौथा, रैमिनी। तो इसका आंसर है आंसर बी, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है। पहला, एक अनुबंध के रूप में, एक संस्कार के रूप में, आपसी समझ के रूप में, अविच्छेद के रूप में। तो इसका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, चौथा 2 और 4। तो इसका आंसर है आंसर 2, केवल 2। जो हिंदू कानून के अनुसार जो विवाह की परिभाषा है वो क्या, एक संस्कार का रूप दिया गया है। तो इसका आंसर है आंसर 2, केवल 2। राक्षस प्रकार का विवाह है, खरीद कर किया गया विवाह, बंदी बनाकर किया गया विवाह, दहेज देकर किया गया विवाह, चौथा प्रलोभन देकर किया गया विवाह। तो इसका आंसर है आंसर ए भी, बंदी बनाकर किया गया विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। पहला, सूर्य सूक्त। दूसरा, पुरुष सूक्त। तीसरा, दान स्तुति। चौथा, उष्ण सूक्त। तो इसका आंसर है आंसर बी, पुरुष सूक्त। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्या कर सकते, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।